रहीम। अच्छा, आज का टॉपिक जो है इसके अंदर चूंकि हमने पिछले टॉपिक्स में ऑब्जेक्ट्स, रेफरेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंसिएशन ये चीज़ें पढ़ी थी, उसको प्रैक्टिकली देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जावा के अंदर हमारे पास कौन सी डेटा टाइप्स मौजूद हैं। तो C++ चूँकि आप लोगों का बैकग्राउंड है और हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं उनको C उन्होंने पढ़ी हुई है, तो उनको आइडिया होगा कि हमारे पास उसमें ये इंटीजर डेटा टाइप मौजूद थी। यहाँ पे हमारे पास ये 4 बाइट्स होती है, ठीक है, ये उसकी रेंज दी हुई है यहाँ पे। सिमिलरली इंटीजर का एक शॉर्ट वर्जन है। अब आप अगर चाहते हैं कि आप कम स्पेस में अपने इंटीजर को स्टोर करें तो शॉर्ट में आप स्टोर कर सकते हैं जिसकी रेंज कम है। ये ऑब्वियसली 2 बाइट्स में डेटा स्टोर होगा तो कम होगा, और बाइट इज़ 1 बाइट डेटा, ठीक है, जिसके अंदर मिनिमम वैल्यू -128 और मैक्सिमम 127 तक जा सकती है। अगर आपको बहुत ह्यूज नंबर स्टोर करना है तो आप लॉन्ग डेटा टाइप ले सकते हैं। इसी तरह आपके पास फ्लोट और डबल है। डबल आपके पास इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और बूलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स, और कैरेक्टर आपके पास सिंगल कैरेक्टर होता है। ये आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा आपके पास स्ट्रिंग, एरेज, ये इस टाइप की डेटा टाइप्स आ जाती है। मसलन इसने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया माई नेम, उसकी वैल्यू दे दी 5, या एक फ्लोट वेरिएबल बनाया फ्लोट। अब चूंकि ये फ्लोट आप बना रहे, मैंने भी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जब आप पॉइंट्स में कोई नंबर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसकी डेटा टाइप को डबल कंसिडर करते हैं। तो अगर आपने उसके साथ f लगाया है तब ये इसको फ्लोट कंसिडर करेगा, क्योंकि फ्लोट 4 बाइट्स में होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास बूलियन में ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर आप डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो ये आपके पास, इसके अंदर कोई क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इनको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि ब्रिक्स होती हैं, सीमेंट होता है, ये प्रिमिटिव चीज़ें होती हैं। इसी तरह हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो मैंने ऊपर बताई, ये आपके पास ये आ गई, और आपके पास जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं वो आपके पास आ गई स्ट्रिंग्स, जो यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। इसके अंदर देखिए मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह एरेज और क्लासेस को हमने देखा है, एरेज को हम फिर देख लेंगे। तो ये हमारे पास जनरल डेटा टाइप्स के ऊपर। अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, अदरवाइज मैं फिर इनकी कम्बिनेशन पे कल वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नहीं है कंफ्यूजन? अच्छा जी, क्या करें, आईडी के अंदर काम शुरू कर दें या फिलहाल मैं आपको उसी तरह कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके दिखाऊं? अच्छा, ये आईडी का तरीका ये कि आप यूट्यूब पे चले जाएं, अपाची नेटबीन्स इंस्टॉलेशन का तरीका देख लें, या सिंपली इसकी साइट पे जाके डाउनलोड कर लें। इसमें होता ये है कि फ़र्स्ट टाइम जावा का प्रोजेक्ट बनाते वक्त थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है, वो आप यूट्यूब के ऊपर चेक कर सकते हैं, आपको डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा वो मैं आपको इसलिए स्पून फीड नहीं कराना चाहता कि थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि आईडीज़ को मैंने कैसे रन करना है। बेसिकली आईडीज़ आती हैं कुछ फैसिलिटीज़ के साथ, जो पहले लोग मैनुअली कमांड प्रॉम्प्ट पे करते थे, और जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था। अब बड़ा आसान हो गया। जब आप कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, जैसे एंट हो गया, या मेवन हो गया, ग्रेडल हो गया। हमने उसके अंदर भी काम नहीं करना, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे वो उन टूल्स के अंदर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, और फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर आप मुख्तलिफ फाइल्स बनाते हैं। तो यहाँ मैंने जैसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा तो प्रोजेक्ट इस तरह से क्रिएट होता है, जैसे मैं इसको लोड होने दें। लोड हो, बेसिकली यहाँ पे आके न्यू प्रोजेक्ट करना होता है, और यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे अब ये देखिए विद ग्रेडल ये आपके पास वो हुआ है, डार्क हुआ है। इसी तरह आपके पास शुरू में ये डार्क हुआ होगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे आप जाके देख लें कि किस तरह से इसको करना है। मसलन मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो मुझसे प्रोजेक्ट नेम मांग रहा है, फिर मैं फिनिश करूँगा तो तब जाके ये इनिशलाइज करेगा। जब ये एक बार इनिशलाइज करेगा तो इसके लिए कुछ ये डाउनलोडिंग करेगा। उसके बाद से नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो इसके अंदर वो रेड नहीं होगा। जब आपका प्रोजेक्ट बन गया तो प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास सोर्स पैकेज होता है। सोर्स पैकेज के अंदर जो भी फाइल होगी, इसको हम पैकेज बोलते हैं, ठीक है। इस पैकेज के अंदर जो फाइल होगी वो बेसिकली आपने डिलीट कर देनी है, और फिर उसके बाद आपने स्टार्ट से अपने वो बनाने शुरू कर दें। मसलन आज का हमारा टॉपिक है ऊप्स का,
तो मैं कह देता हूँ जावा की एक क्लास बनाओ। जावा का हर प्रोग्राम एक क्लास होती है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ oops प्रैक्टिकल 1, ठीक है। oops का प्रैक्टिकल 1 नाम मैंने दे दिया, ये खुद से मेरे लिए क्लास बना देती है, ठीक है। अब इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए अगर मैं रिमूव भी कर लूँ तो डजेंट मैटर, सिर्फ मेरे पास ऊपर पैकेज हो और मेरी क्लास का नाम हो पब्लिक क्लास oops प्रैक्टिकल। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आप शॉर्ट लिख के टैब का बटन दबाएं, ये आपको खुद ब खुद बना देगा। तो आईडी का एक ये फ़ायदा होता है। अब हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले इधर एक क्लास बनाते हैं, सिंपल क्लास, क्योंकि मेरे पास पब्लिक क्लास तो मौजूद है, तो मैं एक सिंपल क्लास बनाता हूँ। बाद में हम फिर इन क्लासेस को इधर अलहदा से बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ किस तरह होता है। क्लास मैंने बनाई, क्लास का नाम मैं रख देता हूँ, हमने कल क्या एग्जाम्पल की थी, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास का नाम रख देता हूँ कार, ठीक है। कार की मैंने क्लास बना दिया। अब अगर इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्रिएट करना होगा कार टाइप का obj1 इज इक्वल टू न्यू कार। इसमें ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर एक मेंबर डालते हैं इंटीजर, बल्कि हम करते हैं स्ट्रिंग, और इस कार का नाम हम लिख देते हैं इज इक्वल टू फिलहाल, हाँ चले होंडा कर दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह मैं एक और कार बनाता हूँ कार ऑब्जेक्ट 2, और यहाँ पे कह देता हूँ ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक रेफरेंस वेरिएबल बना, एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बना और उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये दोनों अलग-अलग हैं। अब अगर मैं पहले के रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करता हूँ system.out.print में मैं लिखता हूँ object1 डॉट कार, सॉरी जब डॉट लिखूंगा तो इसका मेंबर आ जाएगा, उसके अंदर कौन सा मेंबर है, नेम, उसका मैं नेम प्रिंट करना चाहता हूँ। और इसी तरह system.out.print object2 डॉट नेम, ठीक है। नेम प्रिंट करने से पहले खाली हम इन ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करके देखते हैं, object1 क्या है, object2 क्या है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आके, इसमें क्या एरर आ रहा है, हाँ यहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। इसको रन किया, यहाँ आउटपुट देखें क्या नज़र आता है। अच्छा, इसमें एरर आ रहा है स्ट्रिंग नेम में, नेवर, नहीं मैं कोई गलती कर रहा हूँ, एस कैपिटल ही प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट है जो कि मैं इसके फॉन्ट्स बड़े, जो मैंने प्रोग्राम कंपाइल किया है तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट क्या है, object1 आपके पास कार @ एक हैश कोड आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास दो मेमोरी में ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। मैं ऐसे करता हूँ एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी बनाता हूँ object3, लेकिन अगर आप नोट करें ये object3 कहीं यूज़ नहीं हुआ, ये सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल है, इसको मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं असाइन किया। इसका मतलब ये कि इसको नल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। पहले तो हम इसको आके देखते हैं object3 पे लिखता क्या है। अगर हम इसको रन करें प्रोग्राम को, ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, हाँ आप और से देखें एरर क्या आ रहा है, फेल टू एग्जीक्यूट, क्या एरर मैसेज है, इवन मुझे एरर मैसेज देता जा रहा है। इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पे इसको हमने इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइज में मैंने बता दिया कि इसकी वैल्यू नल है, मैं इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं असाइन कर रहा, ठीक है। तो मेरे पास अभी इस पूरे प्रोग्राम में, शाबाश मुझे काउंट करके बताएं कि कितने ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं,
2। और कितने रेफरेंस वेरिएबल हैं? चलें अब इसको रन करते हैं, आउटपुट क्या आता है? बड़ा करते हैं। ये देखिए पहला ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा मेमोरी में ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट 2, और ऑब्जेक्ट 3 मेमोरी में किसी ऑब्जेक्ट को नहीं पॉइंट कर रहा, उसने कह दिए ये नल है। हम ऐसे करते हैं, इसको पॉइंट कराते हैं, हम कहते हैं यहां पे इससे पहले कि ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1। अब रन करते हैं। ये आपको बताएगा कि मेमोरी में ये देखिए F9800, तो ऑब्जेक्ट 3 भी उसी को पॉइंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि मेमोरी में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 रेफरेंस वेरिएबल हैं, और ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3 आपस में अलाइसेस हैं। जिस तरह मैंने बताया था ना अदी और आदिल, जो कल हमने एग्जांपल की थी कि एक आदमी के 2 नाम हैं। तो अब अगर मैं ये करता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम मैं चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ इसका नेम होगा सुजुकी, और मैं प्रिंट करता हूँ ऑब्जेक्ट 3 डॉट नेम को, कि ऑब्जेक्ट 3 का नेम क्या है। तो आप देखेंगे कि उसी ऑब्जेक्ट को जिसको ऑब्जेक्ट 1 पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट 3 भी उसी को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, और उसी के अंदर उसी का नाम चेंज हो रहा होगा। ये देखें ऑब्जेक्ट 3 ने उसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जो ऑब्जेक्ट 1 है, क्योंकि वो उसी को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अगर आप किसी टाइम पे चाहते हैं कि अब ऑब्जेक्ट 3 इसको पॉइंट ना करे, तो आप उसके बाद लिख दें ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू नल। जब ये ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू नल हो जाएगा तो होगा क्या कि अभी इस वक्त मेमोरी में 2 ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, उन दोनों को एक एक वो पॉइंट कर रहा है। अगर मैं कह दूं ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू नल और ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू नल, तो होगा क्या कि अगर इसके बाद मैं प्रिंट करता हूं तो ये तीनों की वैल्यूज नल हो जाएंगी। अब मेमोरी में ऑब्जेक्ट मौजूद है, आपने खाली प्लॉट पे खेमा लगा के अपना फंक्शन कर लिया है, लेकिन इट डज नॉट बिलोंग टू यू। अब आपने अपना खेमा हटा दिए, चीजें पड़ी हुई हैं। अब इसके अंदर जावा के अंदर एक मैकेनिज्म होता है गार्बेज कलेक्टर, वह के मेमोरी में देखता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा बने हुए हैं जिसका कोई रेफरेंस नहीं है। अगर रेफरेंस नहीं है तो वो क्या करता है, उसको मेमोरी में से वॉश कर लेता है, तो आपकी ऑटोमेटिकली मेमोरी भी क्लियर हो रही होती है। समझ आइए? तो जावा मेमोरी मैनेजमेंट भी इस तरह से कर रहा होता है। यहां तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब इसमें हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसको अपडेट करते हैं अपने कोड को। कि अगर मेरे पास यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट 1 के अंदर अपना नेम है और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर अपना नेम है, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से वेरिएबल्स हैं? मैंने बताया था ये हमारे पास कहलाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। जैसे नेम हो गया, इंटीजर स्पीड हो गई कार की, ठीक है। इसको हम यहाँ पे वैसे आमतौर पे इनिशियलाइज नहीं करते, लेकिन चूंकि मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा है तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको इनिशियलाइज करके दे रहा हूँ। हम ऐसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ख़त्म करते हैं और कोड को रीराइट करते हैं। अब मैं करता क्या हूँ, इसके अंदर एक स्ट्रिंग लेता हूँ कि ये किस कंट्री के हैं, ठीक है, और इसको बना देता हूँ स्टैटिक, कार किस कंट्री की, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ लेट्स सपोज पाकिस्तान के PA के, राइट। अच्छा, सॉरी, मैं वो पाइथन में काम करके आया हूँ तो डबल कोट्स में ये स्ट्रिंग है। अब हम ऐसे करते हैं, कोई भी चीज़ नहीं बनाते। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ system.out.print और मुझे प्रिंट करके दो कार का डॉट। आप देखिए कार के अंदर नेम भी है, स्पीड भी है, कंट्री भी है, लेकिन ये क्या बता रहा है? मैंने आपको कहा था कि जो स्टैटिक मेथड होता है वो क्लास से रिलेटेड होता है। अगर आपने इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाया तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं कार डॉट कंट्री करके इसको
एक्सेस कर रहा हूँ। मेमोरी में ना कोई ऑब्जेक्ट है ना कोई रेफरेंस वेरिएबल है, लेकिन क्लास का वेरिएबल ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये आपको प्रिंट करके क्या दे देगा, ठीक है। अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं कार टाइप का और कार टाइप का, ये दो ऑब्जेक्ट्स मैंने बना दिए। मैं कहता हूं पहले ऑब्जेक्ट, अब देखें और से देखें ऑब्जेक्ट 1, अब ये इंस्टेंस आ गया है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसमें नेम भी है और स्पीड भी है, दोनों इंस्टेंस वेरिएबल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जो क्लास वेरिएबल है उसको क्लास के नाम से यूज करो, वरना अदरवाइज मैं ये भी ट्राई कर सकता हूं डॉट कंट्री इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने इंडिया कर दिया, और मैं जब कार डॉट कंट्री करूंगा, अब देखिए मैं ऑब्जेक्ट का कंट्री चेंज किया लेकिन कार का कंट्री जब रन करूंगा तो वो दोनों सेम ही है, एक ही चीज को वो लोग शेयर कर रहे हैं। ये देखिए उसने क्या कर दिया, उसको पहले उसने पाकिस्तान लिखा था, जब मैंने ऑब्जेक्ट को चेंज किया है ऑब्जेक्ट के थ्रू तो वही वेरिएबल चेंज हुए जो क्लास का था। इसका मतलब है वो एक ही बना हुआ था, उसको आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं, क्लास नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के साथ आप इसलिए उसको चेंज नहीं करेंगे कि कंफ्यूजन बनाता है कि एक आदमी यहाँ पे देखेगा तो समझेगा कि ये ऑब्जेक्ट 1 के अंदर कंट्री मौजूद है तो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर अलहदा कंट्री होगा, हालांकि वो अलहदा नहीं है। इसीलिए क्लास मेंबर्स को हम यूजुअली यूज करते हैं क्लास के नाम से, ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू नहीं करते। तो आपको बड़ा आराम से पता चल जाएगा, अगर आप लिखते हैं कार, क्लास का नाम लिखते डॉट लिखते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्लास के अंदर जो स्टैटिक मेथड है वो क्या था, कंट्री था। और अगर आप लिखते हैं आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट 2 तो वो आपको नेम और स्पीड बता रहा है जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है। ये और चीजें भी दिखा रहे हैं, ये मैं फिर आपको समझाऊंगा बाद में कि ये कहां से आई हैं, लेकिन ये भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो भी हमने पढ़ी नहीं है। हमने फिलहाल सिर्फ दो ये चीजें डाली हैं। अगर मैं इसके अंदर कोई फंक्शन डालता हूं, लेट सपोज कार के अंदर कोई फंक्शन डालता हूं, void लेट सपोज डिस्प्ले, इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करो। इंफॉर्मेशन क्या होगी, सी आउट लिख रहा हूं, लेट सपोज मैं कहता हूं नेम और इसके आगे इधर लिख देता हूं नेम को प्रिंट करो, और हाँ इसमें कंकैटिनेशन होती है, सॉरी, और इसको खाली नेम नहीं लिखना होता, इसको मैं आपको समझाऊंगा, इसको लिखते हम कैसे हैं अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। नेम हो गया, स्पीड हो गया और कंट्री हो गया। एक्सेस तो हम कर सकते हैं ना कंट्री को, ये कंट्री हो गया, ये स्पीड हो गई, ठीक है। तो अब इसके अंदर डिस्प्ले का फंक्शन भी आ गया, ठीक है। डिस्प्ले के फंक्शन को अब मैं जब यहां पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट 1 डॉट, तो नेम स्पीड डिस्प्ले तीनों इसके मेंबर्स हैं। ये हर इंस्टेंस में अपने होंगे, ऑब्जेक्ट 1 के अपने होंगे, ऑब्जेक्ट 2 के अपने होंगे। लेकिन अगर मैं इधर इसके साथ लिख देता हूं स्टैटिक डिस्प्ले, तो फिर इसमें एक मसला आएगा। वो आपको कहते हैं कि स्टैटिक फंक्शन जो है वो तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन इंस्टेंसेस नहीं एग्जिस्ट कर रहे, तो वो आपको कहते हैं कि भाई आपके सादे फंक्शन के अंदर अगर आपका फंक्शन स्टैटिक नहीं है तो उसमें आप इंस्टेंस और स्टैटिक मेंबर्स, ये हमारे पास दोनों क्या है, मैं उसमें कमेंट में लिख देता हूं, ये भी आपका इंस्टेंस मेंबर है, ये भी आपका इंस्टेंस मेंबर है और ये आपका स्टैटिक मेंबर है। और ये फंक्शन के साथ मैंने स्टैटिक नहीं लिखा तो ये भी अभी इस वक्त इंस्टेंस है। तो रूल क्या है, जब आपका फंक्शन या ये मेथड जो है ये इंस्टेंस होगा तो आप इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल और नॉन इंस्टेंस दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तब एग्जिस्ट करेगा जब ऑब्जेक्ट बना होगा। जब ऑब्जेक्ट बना होगा तो उसके अंदर उसके इंस्टेंसेस मौजूद होंगे और ये तो पहले से मौजूद है। लेकिन अगर मैं इसके साथ लिख देता हूं स्टैटिक,
तो मेरे पास ये गारंटी नहीं है कि जिस वक्त ये फंक्शन रन हो रहा है उस वक्त मेमोरी में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं। इसीलिए देखिए यहां पे एरर दे रहा है कि स्टैटिक फंक्शन के अंदर आप इंस्टेंस में वेरिएबल्स को नहीं यूज कर सकते। इसके अंदर आप कौन से वेरिएबल्स को यूज करोगे? जो स्टैटिक है, तो सिर्फ स्टैटिक को यूज कर सकते हो। फिर ये इस तरह से हो जाएगा। समझ आ रहे? अब अगर मैं ऊपर जाके लिखता हूं यहां पे क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट वन डॉट, तो नेम और स्पीड है वो डिस्प्ले चला गया है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखता हूं कार डॉट, तो कंट्री भी है और डिस्प्ले भी आ गया। तो ये अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ना भी होता, लेट सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट ना होता मेरे पास, तब भी मैं कह सकता था कार डॉट अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कार डॉट डिस्प्ले की गारंटी है कि उसके अंदर ये कंट्री भी मौजूद है और ये डिस्प्ले का फंक्शन जो चीज प्रिंट कर रहा है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इसको अगर रन करें तो क्या होगा? आराम से उसने प्रिंट कर दिया। यहां तक क्लियर है? अगले स्टेप पे जाएं। चलें, अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमने 4 चीज़ें प्रैक्टिकली भी देख ली हैं। कौन सी 4 चीज़ें देखी हैं? इधर मैं लिख देता हूँ, मुझे बताएं जिसकी बीच में समझ नहीं आई होगी वो मैं दोबारा समझाऊंगा। नंबर 1, क्लास क्या होती है? नंबर 2, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्या होता है? नंबर 3, इंस्टेंसिएशन क्या होती है? ये जो लाइन थी ना ऑब्जेक्ट बनाने की यहाँ पे न्यू वाली, दैट इज इंस्टेंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नंबर 4, इंस्टेंस वेरिएबल। नंबर 5, क्लास और स्टैटिक वेरिएबल। और नंबर 6, रेफरेंस वेरिएबल। इनमें से किसी एक चीज की ना समझ आ रही हो तो मुझे बताएं। हाँ जी, नहीं पूछ देखें,